नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। भोपाल से सटे सीहोर में बीजेपी के पितृ संगठन संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अब तक शायद खत्म हो रही होगी। इस बैठक में सत्ता और संगठन के सभी बड़े नाम तो शामिल हुए हैं। साथ ही संघ की तरफ से अरुण कुमार, दीपक विश्वपुते, हितानंद जी, अजय जामवाल, शिव प्रकाश भी पहुंचे हैं। सत्ता की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके सभी मंत्रिमंडल सहयोगी सहित पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी बात हुई है। कहा यह भी गया कि नई सरकार बनने के बाद संघ और बीजेपी के समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई है। तो आज बात करेंगे इसी बैठक के आलोक में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों की, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की भी तैयारियों की, इसकी भी कि चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस मौके पर नहीं जाने का जो निर्णय लिया है, निर्णय क्या उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा कांग्रेस के लिए? राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं, सिर्फ आरएसएस के हैं, सिर्फ हिंदूवादी संगठनों के हैं? राम तो इस देश की आत्मा है। कांग्रेस का बहिष्कार कहीं उसे हिंदू विरोधी होने का स्थायी टैग तो नहीं लगा देगा? इस बैठक के बाद क्या ये मायने निकाले जाएंगे कि अब एमपी छत्तीसगढ़ की सरकार संघ के सीधे नियंत्रण में चलेगी? क्योंकि इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता कि जब तक संघ ने सियासत का संचालन अपने निर्देशन में किया है, बीजेपी का उत्थान ही हुआ है। कांग्रेस इस सब रणनीति का मुकाबला लोकसभा चुनाव में कैसे करेगी, वो भी तब जब विधानसभा में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी के बारे में एक बात निर्विवाद तौर पर कही जा सकती है कि वो किसी जिम्मेदार संयुक्त परिवार की तरह है। ऐसा परिवार जहां पापा, चाचा, ताऊ, दादाजी सभी की भूमिका बहुत साफ और स्पष्ट है। वे परिवार के किसी भी सदस्य को इतना सा भी लक्ष्य से भटकने नहीं देते। अब इन सभी संबोधनों को सीहोर में चल रही संघ, सत्ता और संगठन की बैठक से आ रही तस्वीरों में फिट करके देखिए। ये बैठक कोई आम बैठक नहीं है। यूं भी ये तात्कालिक मसलों पर चर्चा या संवाद नहीं करते, बल्कि इनकी दृष्टि आने वाले कई सालों तक होती है। लोकसभा चुनाव हालांकि मुहाने पर हैं, लेकिन ये बैठक केवल उसके लिए तो कतई नहीं होगी। हालांकि इस बार एमपी की सरकार सहित तीनों राज्यों में सरकार बनाने में संघ की भूमिका क्या रही है, ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। संघ जब जब निर्णायक भूमिका में आता है, बीजेपी का उत्थान लगातार चुनाव में होता जाता है। ये भी एक और अकाट्य सत्य है। आगामी आने वाले 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर चुनाव जीतना, ये हमारा संकल्प है। तो माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ जो जीते हैं उसमें 10% का इजाफा करना और जो हारे हैं उन बूथों को जीतने, यही हमारी चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी से लेकर पूरे देश को आमंत्रण, हम तो हर जगह जाकर के पीले चावल देने का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरा समाज उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस निराश क्यों है? बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उधर कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिहाज से अभी तक एक बड़ी बैठक एमपी में हुई है। बाकी का मसला उनके दिल्ली नेतृत्व के सामने लंबित है, क्योंकि इस बार के चुनाव में नया गठबंधन इंडिया बना है। उसके 7 सीटों के बंटवारे को लेकर हिचकोले खाती हुई बातें चल रही हैं। लिहाजा अभी कुछ तय नहीं कि एमपी छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनों पर गठबंधन के दूसरे सहयोगी। बात भी किस स्तर पर है और कहां अटकी है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, जबकि चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस दावा तो कर रही है कि वो भले ही विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन वापसी करेगी जरूर। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ईवीएम को लेकर है और कांग्रेस की तैयारी हमारे उसूलों के साथ जनता के बीच जाने की। और मैं दावे से कह रहा हूं कि ईवीएम को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जरूर जीत गई है, मगर लोकसभा में उसे उल्टी गिनती गिनना पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जिन तैयारियों को अंजाम दे रही है वो तो सिर्फ दिखावा है, और जिनके साथ उनकी तैयारियां चल रही हैं उन्होंने तो खुद कहा है, संघ प्रमुख ने, कि हमारा भाजपा से और भाजपा का हमसे रिश्ता क्यों नहीं है, तो ये संयुक्त बैठक क्यों कर रहे हैं?
इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत भव्य आयोजन के तौर पर होने जा रही। उसके लिए एमपी छत्तीसगढ़ के हर गांव में बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग अक्षत चावल भेजकर लोगों को न्योता दे रहे हैं। जाहिर है कि करोड़ों सनातनियों के आस्था के केंद्र भगवान राम का मंदिर में विराजना लोगों का ध्यान इस तरफ तो खींच कर ले ही जाएगा कि किस पार्टी की बदौलत ये संभव हुआ। वोट में ये आस्था कितनी तब्दील होगी, ये जरूर आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं JP धनोपिया, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सरमन नगेले। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राजपाल जी से। तो राजपाल जी, आप थे सीहोर में या नहीं, और अगर मान लो नहीं रहे हो तो फिर क्या मीटिंग का क्या है, कितना एजेंडा जो सार्वजनिक किया जा सकता है वो तो कर दीजिए कि क्या क्या हुआ आज की मीटिंग। देखिए, हमारी कार्यपद्धति है और उस कार्यपद्धति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है वो है बैठक। और बैठक के माध्यम से हम सामूहिक रूप से बैठते हैं, निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। पिछले दिनों जो निर्णय लिए वो क्रियान्वित किए, उसकी एक समीक्षा होती है। आने वाले 3 महीने में फिर हम क्या करने वाले हैं उस पर एक व्यापक बैठक होती है, समीक्षात्मक बातें होती है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल तक की बातें होती है। और फिर हमारे जो अनुषंगिक परिवार है हमारे, और हमारा जो विचार परिवार है, विशेष करके उसके जो वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग रहते हैं उन लोगों के साथ भी बैठना होता है। उनके साथ भी बैठकर जो है उनकी क्या अपेक्षा हमसे है, समाज की क्या अपेक्षा हमसे है, हमें क्या करना है, ये तमाम विषयों के ऊपर नियमित बातें होती है। ये प्रक्रियात्मक काम हुआ है। बात बता रहे थे राजपाल जी, मैं तो तथ्यात्मक पूछ रहा था कि आज का क्या निचोड़ सामने आया। आज की बैठक का नाम ही है लोकसभा संबंधित बैठक। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है देश के अंदर, तो आने वाले 3 महीने के अगर कार्यक्रम तय होंगे तो 3 महीने में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने की स्थिति में रहेंगे। तो स्वाभाविक है चुनाव के विषय में भी बातचीत होने का काम हुआ होगा और हुआ है। ठीक है, एक बार धनोपिया जी गिन करते हैं। धनोपिया साहब, आप ये तथ्य तो मानिए, जो एक शब्द हमने इस्तेमाल किया कि बड़े अनुशासित ज्वाइंट फैमिली जैसी बीजेपी लगती। दादाजी का रोल तय, चाचा जी का रोल तय, ताऊ जी का रोल तय, बच्चों का रोल तय, वो मिसिंग नहीं दिखता आपको अपने यहाँ? ये लोग कम से कम तैयारी में तो जुट रहते हैं तेजी से और रिजल्ट भी ला देते हैं। प्रवीण जी, आपने जो व्याख्या की है, संज्ञा दी है, मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बड़े जो कॉर्पोरेट कल्चर के ऑफिस होते हैं ना, उससे भारतीय जनता पार्टी चलती है। पूरे राज्यों में आप देखिए, सिर्फ दिल्ली के अलावा नीचे कहीं कुछ नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग हो, चाहे कुछ हो। आज जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा को चर्चा हुई है, तो ये संघ जो है RSS, इसमें कोई दो मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ज्येष्ठ सर्वस्व है, संरक्षक है, सब कुछ है। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि संघ इतना सब कुछ करता है, भारतीय जनता पार्टी को जितवाता है, चुनाव लड़वाता है, सब करता है, तो खुद हिम्मत करके संघ के नाम पर चुनाव लड़ने की क्यों साहस नहीं कर पाते ये लोग? देखें कि जनता भी समझ ले, हम भी समझ लें। होता क्या है, भाजपा को मुखौटा बना दिया है और जो पीछे का जो चेहरा है वो संघ का है। संघ क्या है आज तक की? न विचारधारा है, न संविधान है, न सदस्यता है, न कुछ है, हर जगह संघ है। तो ये जो आज की बैठक है, इस बैठक का तो मैं समझता हूँ कि एक ही सिंगल लाइन का रहा है, लोकसभा चुनाव छीनो अभियान की शुरुआत हुई है उन्होंने किया, और किसके अलावा कुछ नहीं। छीनो मतलब कैसे? छीनो आपने देखा है विधानसभा के चुनाव भी छीने ही गए। यहाँ हालत ये थी कि CBI कुछ बोल रही है, IB कुछ बोल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, लोग परेशान बोल रहे हैं, उससे डबल का रिजल्ट आ रहा है। कहाँ से आ गया भाई, कैसे आ गया? 90% बैटरी 99% पे खड़ी हुई है, पूरा चुनाव हो गया, EVM की मशीन 20 दिन रखी रही, गणना हो रही है, बैटरी 99%। भैया तो ये सब पूरी व्यवस्थाओं का, मैनेजमेंट का जो काम करने का काम है ना भाजपा का, मैं तो सलाम करता हूँ। सब सीखना पड़ेगा। सलाम कर लिया आज भाई, आपको आऊंगा आपके पास। राजपाल जी, पहले शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, तैयारियों के लिहाज से अगर हम देखें, मतलब ये अभी की बात नहीं, हम बीते कई सालों से देखते आ रहे हैं, और ये एक बुनियादी फर्क भी है, या हम फंक्शनिंग का अंतर भी कह सकते हैं दोनों पार्टियों का। इनका दिखता है, जोर जोर से दिखता है बीजेपी का, अब इस मसले पर तैयारी, अब इस मसले पर तैयारी, इनका दिखता नहीं है। अब तो नतीजे भी उनके पक्ष में आने लगे हैं दनादन लगातार, तो लगता है कि उनकी तैयारी ठीक लाइन पे जा रही है। आपकी टिप्पणी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी आज जो बैठक हुई है सीहोर में,
ये एक अचानक से और पहली मर्तबा ऐसी बैठक नहीं कर रहे लोकसभा चुनाव के पूर्व। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है और वो निरंतर इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हो, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हो, उपचुनाव के संदर्भ में हो, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में हो, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के क्षेत्र में जाने के लिए सदैव तैयार रहता है और वो लगातार इसका पूरा का पूरा एक रणनीति बनाते रहते हैं और उस रणनीति का उनका ये सीहोर की बैठक का पूरा एक हिस्सा है। और वो हिस्सा इसलिए भी है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो अनुसांगिक संगठन है या जो उनकी पसंद की विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने देश में एक नैरेटिव गढ़ दिया है, जो नैरेटिव सेट किया है। 22 तारीख का अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, उससे भारतीय जनता पार्टी न केवल उत्साहित है बल्कि जनता में भी उत्साह का संचार कर रहे हैं और जनता भी उत्साहित है, उत्साहित रहना भी चाहिए। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में भगवान राम को मानते हैं, उनको उत्साहित होना जरूरी भी है। लेकिन जो नैरेटिव बढ़ा है वो नैरेटिव को कैसे अपने पक्ष में इनकेस करें, इसके लिए पूरी की पूरी अभी से उस टेम्पो को जो है ना एक पूरा एक रिदम देने की कोशिश की जा रही है, कहीं वो कमजोर ना हो जाए। ठीक है, एक बार राजपाल जी को इन कर लेते हैं। राजपाल जी, एक तो इस पर टिप्पणी और दूसरा जो धनुपिया जी आरोप लगा रहे हैं कि आप तो लोकसभा छीनने की मीटिंग कर रहे हो। अब ये छीनने को परिभाषित वही करेंगे, थोड़ा कुछ हद तक उन्होंने किया भी कि छीन लेते हो आप लोग कांग्रेस से, ऐसा उनका आरोप है। लोकसभा योजना बैठक थी आज की और योजना बनाई हमने, जनता के बीच में किए हुए काम के आधार पे जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, हमने जो काम किए हैं पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के माध्यम से वो जनता को बताएंगे, याद दिलाएंगे। जहां जीते हैं वहां और 10% वोट कैसे बढ़ाया जाए वो कोशिश करेंगे, जहां हारे हैं वहां कैसे जीत सकते हैं उसके विषय में माइक्रो मैनेजमेंट स्तर तक जाएंगे। ये हमारा एक कार्य पद्धति है और इस कार्य पद्धति से हम काम करते हैं, हमारी वर्किंग स्टाइल है। कांग्रेस जैसा हम रोना नहीं रोते जैसे कांग्रेस रोना रोती रहती है। और जहां तक बात है, अभी श्रवण नगेले जी कह रहे थे कि देश के अंदर 22 तारीख को बड़ा एक महोत्सव है, गौरव के पल के साक्षी आप हम सब बनने वाले हैं। प्रवीण जी, बिल्कुल, हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा है, बेशक, पर घमंडिया गठबंधन के अंदर जो तनातनी धर्म वाले लोग हैं, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर तनातनी कर रहे हैं, अब वो तनातनियों ने ठुकरा दिया। एक अवसर ऐसा आया था कि जिस अवसर में जाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते थे राम मंदिर के उस पावन क्षण में, वो भी उन्होंने ठुकराने का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके तनातनी चल रही है, आपस में एक दूसरे को कैसे वो जो गठबंधन का एक गठबंधन ठगबंधन जो उनका इकट्ठा हुआ है, घमंडिया ठगबंधन, वो तनातनी धर्म के लोग हैं और हम सनातनी धर्म के लोग। सनातनी धर्म जवाब लेते हैं। धनुपी साहब, ये बात सही है, मैंने एक सही है से आशय मेरा, मैं राजनीतिक तौर पर सही नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई राम बीजेपी के नहीं है, ये हमने अपने पैकेज में कहा, राम आरएसएस के भी नहीं है, राम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। में तो हर जो भी सनातनी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है राम, राम भारत की आत्मा है। आपको लगता है कि ये जो डिसीजन आपके यहाँ हुआ कहीं एकदम से उल्टा पड़ जाए कि भाई लोग फिर उसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करेंगे? देखिए प्रवीण जी, राम मंदिर अयोध्या में बरसों से चल रही समस्या के रूप में था। वहाँ पर भगवान रामलला टाट में और भाजपा के नेता या दूसरे नेता जो भी सब ठाठ में, ये नारा बहुत बरसों तक चलता रहा। आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 89 में ताला खुलवाया, शुरुआत की, काम चला, आज हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर वहाँ पर मंदिर बना। जब मंदिर निर्णय पर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको इस तरह से छीन लिया गया है, इस तरह से इवेंट बना दिया गया है कि ये तो साहब बस भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन लोगों को है कार्यक्रम में, किसी और का नहीं है। निमंत्रण दे रहे हैं, पेचा बचा के दे रहे हैं, छांट के दे रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हो साहब लोग नहीं आए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं लोग नहीं आए, भीड़ हो जाएगी, और घर घर निमंत्रण बांट रहे हो, पीले चावल दे रहे हो। ये सब क्या है? ये राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे कार्य हैं। भगवान के मंदिर में शंकराचार्य जी से बड़ा तो कोई नहीं है, शंकराचार्य जी से बड़ा तो कोई नहीं है। चारों शंकराचार्यों को आज कहना पड़ रहा है कि भाई ऐसा अधूरा मंदिर हो रहा है, पूछ के महीने में हो रहा है, जब वो उनको नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप के साथ सहयोग में है। हम तो सनातनी धर्म के द्योतक हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म के साथ चलते हैं। और इनके बोलने से 22 तारीख को नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? भगवान राम तो सबके लिए हैं। और ये रामलला का जो मंदिर है ना, आज जो आदरणीय पहली बात आई थी कि रामलला की वो मूर्ति कहाँ है भाई जो टाट में थी, उसकी भी स्थापना करो, वो भी तो दिखाओ, वो नहीं बता रहे। ठीक है शर्मन जी, आपको नहीं लगता कि ये मसला जैसे
भाई जैसे इससे तो आप सहमत होंगे कि प्रत्येक सनातनी, आपने कहा भी कि सबकी आस्था का केंद्र है, देश की आत्मा में है राम, और अगर ऐसे में फिर चिन्हित हो जाएगी कांग्रेस की, तुरंत एक नैरेटिव शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो सेट हो जाएगा कि कांग्रेस जो है वो प्रभु का अनादर कर रही है, फिर उसमें पार्टी कोई आएगी नहीं, बीजेपी कोई आएगी नहीं, आरएसएस आएगा नहीं, सीधा हो जाएगा कि प्रभु का अनादर कर रही। इसमें प्रवीण जी बिल्कुल सीधी बात मैं कह रहा हूं कि स्वामी अवधेशानंद जी जो है ना, जो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, बाकी 3 और शंकराचार्य, कहने का मेरा मतलब है 4 शंकराचार्यों ने ये कहा है कि जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के पीठाधीश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनको धर्म का काम करने दीजिए, और जो राजनीति के लोग हैं वो राजनीति का काम करें। ये जो अभी अर्धनिर्मित मंदिर है उसको अभी ना करें, ये काम हमारा काम है। जब हमको वहाँ पे किसी के जाके ताली तो नहीं बजाना, हमको ना किसी के हमको भाषण सुनना, हम तो भाई उसके हम तो सेवा के पुजारी हैं, हम ही प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, हम ही उसके वो सब कुछ है। और जो शंकराचार्य जहाँ भी पहुँच जाते हैं वो धर्म के वहाँ पर एक तरह से पूरा का पूरा उसको लीड करने वाले लोग रहते हैं। तो 4 लोगों ने ये कहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं और पार्टी अध्यक्ष हैं और उनके राज्यसभा में नेता अधीर रंजन जी, ये तीनों लोगों को जो निमंत्रण दिया गया था, जो उन्होंने अभी अस्वीकार कर दिया है। देखिए, उसके अस्वीकार करने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये तो पॉलिटिकली किया होगा कि अनुयायी नहीं लगने लगे बीजेपी के, बीजेपी के फॉलोअर जैसे नहीं दिखने लगे, इस वजह से किया होगा मुझे लगता है। मैं 2-3 कारण बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहला कारण तो यह है कि सोनिया गांधी अपने हेल्थ इश्यूज के कारण कहीं नहीं जाती हैं। उन्होंने इवन जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां किसी राज्य के चुनाव में चुनाव प्रचार करने नहीं गई है, एक। दूसरा, ये जो खड़गे जी हैं, खड़गे जी अब अकेले खड़गे जी नहीं है, आईएनसी के अध्यक्ष नहीं है, अब वो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं और वो भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, जो इंडिया गठबंधन उनको अनाउंस कर सकता है। तो उनको इंडिया गठबंधन के लोगों को भी देखना। और अधीर रंजन चौधरी जी भी उसी परिधि में आते हैं कि आपने मतलब ये जो आयोजन हो रहा है उसमें से कितने इंडिया गठबंधन के लोगों को निमंत्रण दिया गया, नहीं दिया गया, कौन आ रहा नहीं आ रहा, उनको अपना एक जो इंडिया गठबंधन हुआ उसको भी देखना है। एक बार इन कर लेते हैं हम फिर से राजपाल जी को। राजपाल जी, ये ध्वनित हो रहा है इस तरह की बात से, धनुपे जी की भी, सरमन जी की, भाई धनुपे जी की बात से ध्वनित हो रहा है कि चूंकि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मंदिर उस तरह से नहीं है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। और सरमन जी की बात से ध्वनित हो रहा है कि भाई अब ये पूरा एक गठबंधन बन गया, जैसे आप लोग अपने परिवार की मीटिंग कर रहे हो, वहाँ आरएसएस और बाकी के लोग बैठे हो, आपका परिवार है, इनका ही परिवार बन गया, सबको नहीं बुलाओगे तो फिर ये लोग क्यों जाएंगे। ये 2 चीजें निकल के आ रही हैं, आपकी टिप्पणी। तो तीसरी चीज भी निकल के आई है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कांग्रेस के कि राजीव गांधी जी ने ताले तो खुलवाए, तो शायद उनकी धर्मपत्नी को नहीं पता है कि उनके पति ने ताले खुलवाए थे, तो उनको उस कार्य को पूर्ण होने पे जाना चाहिए। वो नहीं जा रही है। अब श्रवण नगेले जी ने कहा कि वो बीमार है, वो नहीं कह रही, उनके प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, पर एक नैरेटिव ऐसा सेट होने की कोशिश हो रही है कि भाई वो बीमार है इसलिए नहीं जाना चाह रही। ठीक है, वो उनका इंटरनल विषय है, पर निश्चित तौर पर एक तरफ हम लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, एक तरफ ये घमंडिया गठबंधन है जो सनातन धर्म को मानते हैं, और इनमें आपस में तनातनी, इस वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। इनके ही कांग्रेस के कई नेता जाना चाहते हैं, बयान आ रहे हैं, पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि बहुत इस विषय को लेकर कांग्रेस के अंदर, आईएनडीए गठबंधन के अंदर एक तनातनी चल रही है। जाना क्यों नहीं जाना, तो ये तनातनी धर्म की बात। शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं जा रहे हैं, बता पाएंगे? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं जा रहे? शिवराज सिंह चौहान जी के नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। सुनिए मेरी बात, सुनिए, निमंत्रण नहीं दिया। शिवराज सिंह जी चौहान सहित पूरे देश भर के नेताओं से ये आह्वान किया गया है पार्टी के द्वारा कि जो जहां है अपने स्थान पर, जो जहां है वो अपने स्थान पर मंदिर के अंदर भगवान रामलला की जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अपने ये भी उपेक्षा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ भव्य आयोजन करेंगे, पाठ करेंगे, ओरछा में करेंगे, वो मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक वो ओरछा में करेंगे शायद। भाई शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया, इसका मतलब क्या हुआ? उज्जैन में महाकाल में भी करेंगे, पूरे देश हम लोग अपने स्थान में करेंगे, छोटे मंदिर सब करेंगे, और बड़े से बड़े मंदिर में होगा। भगवान की मैं स्वागत करूंगा, धनुषा जी मैं स्वागत करूंगा। हम तो करते ही साहब, बिना पूजा पाठ घर से नहीं निकलते, भगवान राम को पहले प्रणाम करते। ठीक है, अब ये पूरे भगवान राम पे केंद्रित होती जा रही है डिबेट। एक बार धनुपे जी को कर लेता हूँ। धनुपे जी, एक जो पूरा ये जो इनकी बैठक पे आते हैं, मूल फिर थे कि आप देखिए कि अलग अलग मोर्चे पे अलग अलग सक्रियता इनकी अभी से पूरे उस मसले को लेके हो गई। इन्हें कायदे से थोड़ा सा अकड़ में रहना चाहिए कि भाई अभी विधानसभा चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीते,
आपको ज्यादा सक्रिय दिखना चाहिए? एक बैठक हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ी आप लोगों की, ऐसा बाकी है। कब से होगी? अकड़ में नहीं रहना चाहिए। उन्हें मालूम है उन्होंने परीक्षा नकल करके पास की है, तो इसलिए उन्हें तैयारी करने की आवश्यकता पड़ रही है। उन्हें मालूम है जनता बहुत नाराज है। जिससे बात करो, हर आदमी कहता है हमने तो वोट कांग्रेस को दिया है, बीजेपी के पास कहां से चला गया। हर आदमी, आप अपने यहाँ भी जाके पूछ लीजिए, स्टूडियो में 75% लोग कहेंगे हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था। चला कहां गया, कैसे क्या हो गया? तो सारे आप देखिए, ना किसी में उत्साह था, ना किसी ने विजय जुलूस निकाला, ना किसी ने कहीं पर कोई कार्यक्रम किया। ये लोग खुद को चौंके हुए हैं, ये चौकन्ने हैं। अरे चौंक गए, कैसे पास हो गए, और एक फर्स्ट कैसे आ गई, और सब्सिडी तो सारी थी हमारी। तो इससे सब बेचारे परेशान है, लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अपने पड़ जाए। आज देखिए हमारे जीतू पटवारी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार हैं, नेता प्रतिपक्ष से जिस तरह का स्वागत और जनता उनके साथ उत्साहित हो रही है ना, उससे साफ लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपको परिणाम कुछ और देखने को मिलेंगे। 8 से 10 जगह ऐसी लोकसभा की है जहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक बहुमत से ज्यादा आए हुए हैं। 8 में 5 और 6 तक 7 तक जीते हुए हैं। तो सारी सीटों का एक माहौल बनेगा। निश्चित रूप से इसलिए घबराए हुए हैं भाजपा के लोग, और इनका तो काम यही है कि वो सरकारी खर्चा, सरकारी माल, सरकारी सेवा करो, ऐश करो और नाम करते रहो। वरना ये सब इस तरह की इवेंट की आवश्यकता क्या है? आप करिए क्या कर रहे हो धरातल पे। आप देखिए जगह जगह चौराहे चौराहे पे बड़े बड़े मंच बनाए जा रहे हैं। भैया क्यों, काहे के लिए बना रहे हो? सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करने के लिए। ये सब खिलवाड़ करके ही मैं कह रहा हूँ, छीनना चाहते हैं। छीनना इस तात्पर्य है मेरा। ठीक है, सरमन जी को इन कर लेते हैं। सरमन जी, इन दोनों पार्टियों की तैयारियों की जैसे बात करें, एक जो जिक्र जिसका अभी उतना हमने विस्तार से चर्चा नहीं की, वो ये कि संघ की सक्रियता, खासतौर पर इन 3 राज्यों में जीत के बाद से जो सक्रियता बढ़ी, और ऐसे क्रेडिट भी दिया गया कि जो जीत है असल वो संघ की माइक्रो प्लानिंग के कारण हुई थी। आने वाले दिनों में हम और देखेंगे क्या कि एमपी गवर्नमेंट में बहुत सारे जो डिसीजन हैं वो संघ की प्रतीक्षाया उसमें दिखेगी। देखिए माननीय प्रवीण जी, संघ जो है ना पिछले 1 दशक से अब सत्ता में इनडायरेक्ट भागीदार हो चुका है। पहले, चूंकि इनडायरेक्ट में इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कि अभी भी आपने कहा कि क्या उनके निर्णयों की झलक दिखेगी, तो संघ के जो पदाधिकारी हैं वो अपना जो उनकी अपनी जो कार्य पद्धति है, जिस तरह की वो रणनीति लेकर आते हैं, और चूंकि वो मेहनत करते हैं, सरकार बनती है, तो उनकी कोशिश रहती है कि उनके जो उनकी रणनीति है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार के माध्यम से लागू हो, वो निर्णयों में परिलक्षित हो। वो इसलिए भी करते हैं कि चूंकि वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याओं को जनता से मिलते रहते हैं, तो उसके अनुकूल वो अपनी ऐसी रणनीति और ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जो सरकार के माध्यम से लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चूंकि संघ ये काम करता है, जमीन पर रहता है, तो संघ का भी दायित्व बनता है कि वो जनता के प्रति न्याय करें। तो वो जनता के प्रति न्याय भी करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। और जो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है वही बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जिसको लक्ष्य नहीं दिखता है वो आराम से बैठा रहता है। जैसे कांग्रेस अभी आराम से बैठी हुई है, उनको कोई किसी तरह की चिंता नहीं है कि हमको मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, उनको रिटेन करना है, उनसे छीनना है, लेकिन वो नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी देखिए कि आप देखिए, मैं बहुत 2-3 संदर्भ दूं माननीय प्रवीण जी। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को, जो देश में एक लोकसभा टिकट अनाउंस करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी, क्लस्टर नंबर 5 में उनको मेंबर बनाया, जिसमें 11 राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल, असम और बहुत सारे बिहार। अपने लड़के को तो आपने सेट कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 महीने आया, पर्यटन करके वापस फिर से कर्नाटक चले गए। तो क्या ऐसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी चुनाव जीतेगी? किसी पर्यटन करने आए, प्रभारी बने, उसके बाद चले गए, फिर आपने प्रभारी बारी से सिसोदिया जी की। लेकिन जवाब धनोपिया साहब से ले लेते हैं, एक बार जंप कर देते हैं धनोपिया जी की तरफ। धनोपिया जी, शर्मन जी कह रहे हैं कि वो संजीदगी आपके अंदर है नहीं, वो बेचैनी और वो भूख नहीं है आपके अंदर जीत। देखिए, अभी पिछले 3 दिन तक लगातार कांग्रेस पार्टी में सारी मीटिंग चली, बड़े स्तर की मीटिंगें चली, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग चली, चुनाव समिति की बैठक चली, प्रभारियों की चली, जिला अध्यक्षों की चली। निश्चित रूप से हमारा बहुत गंभीर है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बहुत गंभीरता से अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में उनकी उपयोगिता बिल्कुल सिद्ध होगी। नया जोश, नई उमंग के साथ लोगों का जो उत्साह आएगा। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो थोड़ा डिस्पर हो गया था, आज फिर वापस अपने आप को मोटिवेट करके खड़ा कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा 100% हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो राजपाल जी, फिर निश्चिंत हो जाइए आप लोग। शर्मन जी का भी आकलन ये है कि भाई अपर हैंड हो आप अभी भी आप लोग, और बहुत सारे मसले भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि भाई 22 तारीख के बाद जाहिर है कि जो नॉन पॉलिटिकल हिंदू है उसके मन में भी एक आदर का भाव आ जाता है कि भाई हमारे ईस्ट, हमारे आराध्य अगर बैठे तो इन लोगों का योगदान रहा है कोर्ट के डिसीजन के बाद इस पार्टी का। तो फिर बैठिए, फिर सुकून से, आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन आने वाला है। शर्मन नगेले जी का आकलन इस तरह का है कुछ।
नहीं नहीं, निश्चित तौर पर मैं नगेले जी को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो काम किए उनको विनम्रता से जनता के बीच में लेके जाने का हम काम कर रहे हैं। 1980 में जब पार्टी बनी तब राम मंदिर के विषय को लेकर हमने बात कही थी कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो राम मंदिर के मसले पर हम काम करेंगे और हमने वो करके दिया। 370 भारतीय जनता पार्टी का योगदान है इसमें, कहने का काम किया। भाजपा का योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लोगों की नहीं चल पाई साहब, जिनको आपने भेजा था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है महाराज, इसको स्वीकार करिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं है। भाजपा तो उस समय ईटे बीटे और जाने क्या चंदा अंदा लेके खा गए, करोड़ों रुपया पता नहीं कहाँ चला गया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। ये जो है माननीय उच्चतम न्यायालय की मेहरबानी है, उन्होंने एक निर्णय दिया। उसमें जो पक्षकार थे उन पक्षकारों दोनों पक्षकारों का समझौता हुआ, बाबरी मस्जिद के नाम पर जमीन अलग दी, उन्होंने किया। आज उनको धन्यवाद दीजिए। उसके द्वारा भाजपा तो सिर्फ अपनी सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आप भाईवाई लूटने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंदिर निर्माण में कोई रोल नहीं है। चंदा लोगों ने भी दिया, समाज के सभी लोगों ने दिया, सारे लोगों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है इसलिए भाईवाई लूट रही है। भाजपा का कोई योगदान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। सर बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, राजपाल जी माफ कीजिए, धनुका जी माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से। क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं शर्मन नगेली। शर्मन नगेली, क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होगा? एमपी छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात ना केवल एमपी छत्तीसगढ़, नहीं देश में तो होगा, मगर अपने यहाँ होगा ना। निश्चित रूप से ये नैरेटिव सेट हो चुका है। अब ये तब तक कितना ठहरता है, बीजेपी इसको कितना इनकेस कर पाती है देखना है। और कांग्रेस में जो मैंने जयवर्धन सिंह की जो बात की वो मैंने इस संदर्भ में की कि ये जो परंपरागत रूप से कांग्रेस में अपने लोगों को सेट करने की जो चलन है, इस पर इन पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप वैसे बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार चुके और आपने अपने बेटे को दिल्ली में सेट कर दिया। आप आराम से हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घूमते रहे, काम करते रहे। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों के चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के पहले इतनी लंबी प्रतीक्षा अगर जो जिसके लिए देश कर रहा है, और उस रामलला का यदि मान लीजिए उद्घाटन और मंदिर का गृह प्रवेश और इस तरह से अगर होगा और विराजेंगे रामलला, तो जाहिर बात है कि सीधा जो है वो फायदा बीजेपी को हो सकता है। काउंटर कांग्रेस का क्या होगा ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है उससे लग रहा है कि वो हर हालत में अपहरण रहेगी। जो नतीजे हालांकि आएंगे तब पता चलेगा कि हुआ क्या। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।